हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है वही रियल लॉ ऑफ मोशन है। ऐसा क्यों है? तो इस चीज को हम प्रूव करके देख रहे हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है बेटा? शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसको प्रूव करने से पहले हम एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ना। मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या लगाया हमने? F लगाया। फोर्स लगाने से क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है किसी बॉडी पे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये सेकेंड लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ का रिजल्ट है बेटा कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, चलिए, अगर इस बॉडी पे या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम कर दे जीरो, एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या कर दिया? जीरो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यही फॉर्मूला होता है। इसको जरा यहां पे पुट करके देखो तो v माइनस यू अपॉन में t इक्वल्स टू जीरो। ये इधर गया तो जीरो हो गया। v माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, यानी कि v इक्वल्स टू यू। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कैसे? आ जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर किसी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर किसी सिस्टम या बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, तो वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, तो कोई बॉडी अपने मतलब स्टेट को चेंज नहीं करती है बिना फोर्स लगाए। ठीक है, तो देखो, अगर कोई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है यानी रेस्ट पे है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी, नहीं रेस्ट पे होगी। तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही बॉडी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इसको मेंटेन रखती है। ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं। उल्टा बात करें तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा किसी बॉडी पे तो एक्सलेशन जीरो होगा। एक्सलेशन जीरो के होने की वजह से क्या होगा? उसका फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के। यानी कि अगर जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट पे है, तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी सेम है। दिस इज फर्स्ट लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या? सेकेंड लॉ कंटेन फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है भाई? फर्स्ट लॉ है न्यूटन का। ऐसे ही हम सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ बनाया, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना के देखा। ऐसे ही हम सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी बना सकते हैं। कैसे? आ जाइए। जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ कैसे कैसे बनाया, फिर कैसे आया। तो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास बी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट का मैंने करवा दिया कॉलिजन। तो जब टक्कर होता है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये बी वाला ए पे फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ऐसे ही ए वाला बी पे फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए या बाय ए। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि फोर्स इक्वल अपोजिट होता है नहीं होता। अभी ऐसा मान लेते हैं हमें नहीं पता कि इक्वल है या अपोजिट, हमें नहीं पता, बस इतना पता अपोजिट है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है, ये नहीं पता कि इक्वल है। अगर हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है, अपोजिट है, तो थर्ड लॉ आ गया इससे। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या? जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि F बराबर dp बाई dt। एक्चुअली ये है सेकेंड लॉ मोशन। सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये सेकेंड लॉ है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो इस पे भी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो रहा होगा। अगर इस पे भी फोर्स लग रहा तो इसके भी मोमेंटम के रेट में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या? डी पी ए बाय डी टी। ठीक है, चलो, मतलब चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का बराबर उस पर लगा हुआ फोर्स। ऐसे ही लिख सकते हैं हम क्या? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको लिख सकते हैं क्या? डी पी
बाय डी टी। ये फर्स्ट का मोमेंटम चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, और ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी का। ठीक है, अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूँ इस सिस्टम पे तो कैसे निकालूंगा? टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू क्या हो गया? डी पी ए बाय डी टी प्लस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ए का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बी का। ठीक है, चलिए वही इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑल्सो जीरो। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन rate of change in momentum will also जीरो। ठीक है, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, F बराबर क्या होता है? dp बाय dt होता है। अगर फोर्स ही जीरो है, ठीक है, फोर्स ही जीरो है बेटा, तो क्या होगा? ये हमारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि dp बाय dt ये भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, सो मतलब इधर वाला पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, सो बचा क्या हमारे पास बचा एफ ए बी, वेक्टर सम होता है बेटा। ठीक है, जब भी नेट फोर्स निकालते हैं वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, वेक्टर सम करते हैं। चलिए, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल्स टू जीरो। इसको इधर फेंको तो क्या बन गया? एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। ध्यान से देखो तो यही है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन? आ जाओ, ये एक्शन है, तो ये उसका क्या हो गया? रिएक्शन है। और ये माइनस का साइन क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। माइनस मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो हर एक्शन का इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो हमारा ये हमने सेकेंड लॉ से क्या बना दिया? न्यूटन थर्ड लॉ। तो इससे हम कह सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं क्या कि न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्ड बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। सो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को रियल लॉ ऑफ मोशन प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही फर्स्ट लॉ है और थर्ड लॉ भी है। ठीक है, दैट्स वाई हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। थैंक यू सो मच।